चलिए स्टार्ट करते हैं सैलरी चैप्टर का रिवीजन। अब इसमें दिस इज द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, जिसका अपना एक स्पेशल तरीका रहता है। इसमें मेनली द टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स, एग्जेम्पशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउंसेस, और बाद में कुछ स्पेशल रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं। और फिर डिडक्शंस तो इसमें 3 ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। तो वो तो सिंपल है, बट देन यस इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले एक तो है कि सैलरी कब टैक्सेबल होती है, एट द टाइम ऑफ ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। अब इसमें भी आपको एग्जाम में जनरली कभी क्वेश्चन आता है जिसमें सैलरी का स्लैब दिया रहता है। जैसे हम लोग ने क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था ऐसा, जैसे कि आपको अगर सैलरी का स्लैब दिया है 20,000-2000-26,000, इसका मीनिंग क्या होता है कि 20,000 इज द बेसिक सैलरी फॉर द फर्स्ट ईयर, जब से उसका जॉब स्टार्ट हुआ। फिर सेकेंड ईयर में सैलरी 2,000 से बढ़ गई, तो कितनी हो गई 22,000, दिस इज पर मंथ, बराबर। फिर थर्ड ईयर से और 2,000 से बढ़ गई 24 एंड सो ऑन, 26 तक की जाएगी, क्योंकि वो लास्ट लिखा है उस पर रुक जाती है। उसके बाद देन दे कैन फर्दर डिसाइड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में डिसाइड कर सकते हैं। अब ये इस हिसाब से तो हमको ये देखना है कि हमारा जो ईयर है, नॉर्मली अपना जो ईयर रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। तो ये जो 12 मंथ्स है इसमें सैलरी क्या आ रही है, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक कौन सा वाला स्लैब एप्लीकेबल है, उस हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है, बराबर। सो नॉर्मली सैलरी फॉर द मंथ फॉल्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ, ऐसा मानते हैं अपन, ओके। और अगर कभी आपको आगे के महीने की एडवांस में रिसीव हो गई तो भी उस पर इसी साल टैक्स लग जाता है। लाइक अप्रैल महीने की सैलरी मार्च में मिल गई तो भी टैक्स हो जाता है। नाउ हियर वी आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉई, राइट। दिस होल चैप्टर ऑल द एग्जाम्पशंस कैलकुलेशंस आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉई, बराबर है। फिर इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। तो पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर्स को सैलरी के नाम से मिलता है वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है। एमपीज एंड एमएलएस को जो सैलरी या रेम्यूनरेशन के नाम से मिलता है वो भी पीजीबीपी हेड में, ऑनरेरियम उनका। देन तो देयर शुड बी जो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को या डॉक्टर को कंसल्टेंसी की फीस मिलती है दैट शुड बी टैक्सेबल एज बिजनेस प्रोफेशन इनकम, ओके, समझ रहे हो। एक कल ही जोक आया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्लाइंट ने कुछ तो भी पूछा, तो क्लाइंट को बोलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है आपको एडवाइस चाहिए या कंसल्टेंसी चाहिए, तो बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस, बोले एडवाइस इज फ्री, कंसल्टेंसी इज चार्जेबल। तो बोलते हैं फिर एडवाइस ही दे दो, तो क्या एडवाइस देता है, आई विल एडवाइस यू टू टेक माई कंसल्टेंसी। तो वो वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट है, वो मतलब वो सेपरेट हेड में उसकी इनकम टैक्सेबल रहेगी। बट अगर कोई सीए जॉब कर रहा है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, तो इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस देन इट इज कवर्ड अंडर द हेड सैलरी, बराबर है। तो ये देखते हैं हम लोग। फिर सैलरी जो एडवांस में मिल गई दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट दैट इज टैक्सेबल। बट जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी मिला ये लोन टाइप का होता है, आपको एडवांस मिला है अगेंस्ट सैलरी, तो ये धीरे धीरे फ्यूचर की सैलरी में से एडजस्ट किया जाता है। सो दिस इज अ कैपिटल रिसीट लोन, इट इज नॉट टैक्सेबल। जिस मंथ में जो सैलरी अक्रू हो रही है या ड्यू हो रही है उसके हिसाब से वो सैलरी उस पीरियड में टैक्सेबल रहेगी। देन फिर सैलरी के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, है ना। सैलरी में सैलरी भी आती है और फिर परक्विजिट्स, अलाउंसेस एंड प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी आता है, ये हम लोग ने बुक में डेफिनेशन देखा हुआ है। फिर जो सैलरी प्रॉपर है उसके अंदर में भी नॉर्मल वेजेस वगैरह तो आते ही हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आते हैं, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% आता है, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस आता है, इंटरेस्ट अक्रूड इन आरपीएफ अकाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5%, ऐसे कुछ आइटम्स वहाँ पर भी देखा। अब हम लोग उसके एक एक आइटम में जाएंगे। एक अलाउंसेस था जो सैलरी में इंक्लूड होता है। नाउ नॉर्मली अलाउंसेस आर नॉर्मली फुली टैक्सेबल। अलाउंसेस आर फिक्स्ड मॉनिटरी पेमेंट मेड विथ अ सर्टेन नेम, सो फॉर दैट पर्पस अलाउंसेस कोई भी चीज का हो सकता है, लाइक राइट, टिफिन अलाउंस, देन वॉशिंग अलाउंस, एंड देन सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। नॉर्मली अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल, इवन मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, बराबर है। बट even mobile phone allowance, even dearness allowance which is given for meeting the increased cost of living, inflation वगैरह के कारण जो खर्चे बढ़ते हैं, so normally dearness allowance, telephone allowance ये सब taxable रहता है। transport allowance for commuting between residence to office and back is also normally taxable। हाँ, इसका जो handicapped employees रहते हैं
उनके लिए एक एग्जेम्पशन है अप टू ₹3200 पर मंथ, ये ध्यान होगा आपको। एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस भी नॉर्मली सबके लिए टैक्सेबल है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बाद में उसमें एक 5000 की लिमिट के साथ में एक डिडक्शन मिलता है, ओके, अंडर सेक्शन 16 वो। अब अलाउंसेस में भी एग्जेम्पशन मिलता है कुछ कुछ जगह, जैसे कि कुछ जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, दैट इज एग्जेम्प्ट। कुछ यूनाइटेड नेशन के एम्प्लॉयज को अलाउंसेस मिलते हैं, एग्जेम्प्ट है। और फिर कुछ यहाँ जो लिखे हैं, सम अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट दे आर स्पेंट फॉर ऑफिशियल पर्पस। जितना आपने ऑफिशियल पर्पस लिए खर्चा किया प्रूव कर सकते उतने हद तक एग्जेम्प्ट रहेगा। क्या क्या है इसमें? ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस ड्यूरिंग ट्रैवल, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस एंड यूनिफॉर्म अलाउंस। सबका नाम में उसका पर्पस छुपा हुआ है। इट शुड बी अल्टीमेटली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। एंड कुछ अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लिमिट। आपको प्रूव नहीं करना है कि उसका कितना खर्चा किया। लिमिट कितनी दी है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के हिसाब से कितना दिया है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, याद है? हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस अगेन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिलता है, कितना? 300 पर मंथ पर चाइल्ड। उतना एग्जेम्पशन है, मना ही नहीं है, एम्प्लॉयर ज्यादा भी अलाउंस पे कर सकता है, एक्स्ट्रा अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, डेफ एंड डम्ब, ब्लाइंड एम्प्लॉयज, तो 3200 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज जॉब करते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन इज 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। अब जो है वो फिर और भी कुछ थे वहाँ पर जो आपकी एक्चुअल लिस्ट में आपको मिलेंगे, है ना? तो अब वो हर एक उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसलिए वो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में नहीं लिया। देन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अलाउंसेस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जिसका अपना एक फॉर्मूला है एग्जेम्पशन का। याद है किसी को? सेक्शन 1013A में इसका फॉर्मूला दिया है। कितना एग्जेम्प्ट होता है? लीस्ट ऑफ द 3 आइटम, A HRA received, B rent paid in excess of 10% of salary, and C 40% or 50% of salary. 50% in the case of मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, वहाँ अगर एम्प्लॉय का स्टे। नॉर्मली ये साल का कैलकुलेशन कर लेते हैं एक साथ, बट कभी अगर साल के बीच में चेंजेस हो रहा है सिटी में या सैलरी में, DA में, तो रेंट में, तो हमको फिर मंथ वाइज या उतने स्लॉट्स के लिए करना होता है। एक क्वेश्चन किया था ना हमने वैसा। अब यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी का मीनिंग है पूरे चैप्टर में हम देखते हैं अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ सैलरी में बेसिक लेना है उतने मंथ्स का। DA कब लेना है? ओनली इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एंड कमीशन, कमीशन कब लेना है? इफ पेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तो कमीशन को हम लोगों को लेना है। अब DA वैसे तो नॉर्मल सैलरी में ग्रॉस सैलरी के ऊपर पूरी तरह टैक्सेबल है हमेशा, इवन इफ इट डज नॉट फॉर्म पार्ट, DA इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। बट यहां पर DA को कब इंक्लूड करना है बेटा? ओनली इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। समझ रहे हैं क्या आपको? तो ये दिया हुआ है आपको अबाउट HRA। अब यही जो सैलरी की डेफिनेशन है, ये सेम डेफिनेशन और भी जगह काम में आती है, जैसे कि ग्रेचुइटी में वेयर एम्प्लॉय इज कवर्ड बाय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला ही लेते हैं सैलरी के लिए, है ना? देन RPF में भी जो 12% सैलरी का लेते हैं उसमें पहले दोनों आइटम है, बेसिक प्लस DA इफ, है ना? और ऐसे मतलब कई जगह ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सैलरी का जो हम लोग बाकी के एग्जेम्पशंस, परक्विजिट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। देन अलाउंसेस के बारे में देखा। उसके अलावा देन मेन जो डिस्कशन रहता है इट इज अबाउट परक्विजिट्स इस चैप्टर में। देखिए इसके अलावा बोनस होता है, कमीशन होता है, ऑल दीज आर टैक्सेबल। कमीशन भी फुल्ली टैक्सेबल है, बट ओनली इफ इट इज इंक्लूडेड हियर ओनली इफ इट इज पेड एज पर अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का 1%, आधा %, 2% जो भी है, तो यहाँ इंक्लूड करेंगे। अब परक्विजिट्स में 2 परक्विजिट्स तो अलग से दिए थे पहले 2। पहला था रेंट फ्री अकोमोडेशन, दूसरा था कंसेशन इन रेंट, तीसरा था बेनिफिट्स और एमिनिटीज। परक्विजिट्स का जो डेफिनेशन था सेक्शन 17 के सबसेक्शन में, आई थिंक सेक्शन 17(4) में दिया, 17(2) या 4 में दिया हुआ है, 2 में है ना परक्विजिट्स का डेफिनेशन। तो 17(2) में जो थर्ड वाला है वो ये वाला है क्या बेटा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज वाला, बेनिफिट्स और एमिनिटीज। और 17(2) में जो फोर्थ वाला है वो ऑब्लिगेशन वाला है ना? अब इसमें फर्क क्या था? अगर एम्प्लॉयर फैसिलिटी या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है,
जहां पर बिल एम्प्लॉयर के नाम पे बनता है, और अगर ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की है, जैसे कि बिल एम्प्लॉय के नाम पे आया और एम्प्लॉयर वो पे कर रहा है, सो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सच एज टैक्स ऑफ एम्प्लॉय, such as any loan of employee or any kind of electric bill or such bill of employee paid by the employer, it is taxable in the hands of all employees. बराबर है? So ये हमारा 17(2) में दिया हुआ है। उसके अलावा और भी परक्विजिट्स हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का अगर एम्प्लॉयर भर देता है, दैट इज ऑल्सो परक्विजिट। देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को और भी कुछ नोटिफाइड जो रूल्स में बताए गए हैं बेनिफिट्स फैसिलिटीज देता है, तो दैट्स अ परक्विजिट। बट मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा तो दैट इज स्पेशली एग्जेम्प्टेड। मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस की स्कीम हो गई, वो सब स्पेशली एग्जेम्प्ट किया गया है, वो भी हम लोग ने देखा था। अब इसमें परक्विजिट्स का वैल्यूएशन जो था, हम लोग ने क्या किया था, 5 स्पेसिफिक वैल्यूएशन वाले को अलग रखा था और जो जनरल वैल्यूएशन है उसको एक साथ रखा था। इसमें भी हर एक के बारे में जो एक एक मेन बात थी वो अलग से लिख लिया था, जिससे हमारा ये बहुत बड़ा टॉपिक कम जगह में हो जाता है। नॉर्मली परक्विजिट्स की वैल्यू कैसे निकालना, सी टैक्सेबिलिटी वाइज नॉर्मली परक्विजिट्स आर टैक्सेबल, उसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी का बेनिफिट। देन दूसरा और कौन सा परक्विजिट एग्जेम्प्ट होता है, ये मेडिकल फैसिलिटीज में है ना, उसमें कुछ पे कोविड वाला भी ट्रीटमेंट इस साल अमेंडमेंट में आ गया था। फिर लैपटॉप या तो फिर मोबाइल फोन अगर यूज करने के लिए दिया है तो दैट इज एन एग्जेम्प्ट परक्विजिट। देन एयरलाइन या रेलवे के एम्प्लॉय को अगर टिकट मिल रही है, फ्री टिकट, और हाँ कौन सा फ्री मील्स वगैरह है ना, अप टू ₹50 पर मील एग्जेम्प्ट है। बेवरेजेस वगैरह तो एग्जेम्प्ट है। ऐसे कुछ कुछ परक्विजिट्स, गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉय अप टू ₹5,000 पर एनम, इट इज एग्जेम्प्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गिफ्ट गिवन बाय कैश जो है उसमें वो एग्जेम्पशन नहीं है, सिर्फ गिफ्ट इन काइंड में है। तो ऐसे कुछ कुछ एग्जेम्पशंस तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, इफ द परक्विजिट इज टैक्सेबल तो उसका वैल्यू कैसे निकालना, तो बहुत सिंपल है, एम्प्लॉयर को जो खर्चा आया दैट इज द वैल्यू माइनस इफ एनी अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय, क्योंकि टू दैट एक्सटेंट इट इज नॉट अ परक्विजिट। तो सर्वेंट फैसिलिटी, गैस पावर वाटर फैसिलिटी, देन क्रेडिट कार्ड, क्लब मेंबरशिप, हॉलीडे होम फैसिलिटी, मील्स, गिफ्ट, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड शेयर्स और सिक्योरिटीज। तो अब इसमें हमेशा कॉस्ट नहीं देखते, जैसे शेयर या सिक्योरिटीज में अपन क्या देखते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट माइनस द एक्सरसाइज प्राइस। लेकिन इनडायरेक्टली ये जो है कि उसकी वैल्यू क्या है माइनस एम्प्लॉय से कितना रिकवर किया, और फिर ये 5 का अपना एक तरीका है कैलकुलेशन का। और फिर वो जो 2 एग्जेम्प्ट वाले हैं वो अलग से देखेंगे, एलटीसी और मेडिकल वाला। डोमेस्टिक सर्वेंट में क्या देखते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में क्या देखते हैं कि अगर प्रोफेशनल ने अगर फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है तो फिर इट इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। और अगर एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है जो एम्प्लॉयर ने पे किया है, मतलब एम्प्लॉय ने सर्वेंट हायर किया था खुद से और फिर एम्प्लॉयर ने पे किया, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कब बनता है, जब उसकी सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा है या वो डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉय है। 50,000 तो बहुत ही छोटा लिमिट हो गया वैसे तो। ये जो सैलरी है ये आफ्टर डिडक्शंस वगैरह देखते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह के बाद। गैस पावर वाटर में क्या था, कॉस्ट कैसे लेंगे, मैन्युफैक्चर्ड है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयर ने मैन्युफैक्चर किया तो प्रोक्योर किया तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, सिंपल। क्रेडिट कार्ड के केस में ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया और उसका लॉग मेंटेन करके एम्प्लॉयर सर्टिफाई कर सकता है तो उसका परक्विजिट नहीं हुआ। बट जितना पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया एम्प्लॉयर का क्रेडिट कार्ड तो वो परक्विजिट हो गया, सीधी सीधी बात है। और क्लब फैसिलिटी, नॉर्मली जो भी क्लब मेंबरशिप पर्सनल प्रोवाइड किया एम्प्लॉय को, दैट इज अ टैक्सेबल परक्विजिट। बट अगर कॉर्पोरेट मेंबरशिप है जो कि एम्प्लॉयर ने अपने नाम पे लिया है तो उसका जो इनिशियल फीस रहता है उसका बेनिफिट तो फ्यूचर एम्प्लॉयज को भी होते रहेगा जो वो पोस्ट पे आएंगे, तो दैट इज नॉट अ परक्विजिट, जो इनिशियल फीस है। लेकिन जब तक वो एम्प्लॉय पोस्ट में तब तक जो रेगुलर मंथली या एनुअल फीस है दैट इज अ परक्विजिट, प्रोवाइडेड ये क्लब फैसिलिटी ऑफिशियल पर्पस से नहीं है। सी परक्विजिट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड ओनली इफ दे आर फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, है ना, परक्विजिट्स आर बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल नेचर। मील्स में अपन ने देखा स्नैक्स और टी बेवरेजेस वगैरह एग्जेम्प्ट है।
नॉर्मली 50 रुपीज़ पर मील तक एग्जाम्प्ट है। अब एग्जाम में आपको वैल्यू दी रहती कई बार कि टोटल 10,000 रुपीज़ के मील्स प्रोवाइड किया, तो आपको फिर अज्यूम करना पड़ता है कि मान लो साल में 300 मील दिया है, तो 300 इंटू 50 रुपये तक का एग्जाम्प्ट रहता है। मतलब कितना एग्जाम्प्ट है? 15,000 तक के एग्जाम्प्ट है। उसके ऊपर वाला पोर्शन रहा तो टैक्सेबल है। इट्स एन अजम्पशन। अगर आपको क्लियरली लिखा है कि इतने मील्स इतने रुपए के दिया है, तो 50 तक के एग्जाम्प्ट कर दो, ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल कर दो। समझ रहे हो क्या? लेकिन कभी कभार नहीं रहता है, तो अजम्पशन लेना। इवन कॉस्टिंग में आप लोग जब लेबर कॉस्टिंग वगैरह करते हो तो उसमें अज्यूम कर लेते हो ना 300 डेज वर्किंग डेज पर ईयर, हाफ ईयर रहा तो 150 ले लेने का, क्या करेंगे? देन रिमोट एरिया में मील्स प्रोवाइड किया तो एग्जाम्प्ट रहेगा। रिमोट एरिया में अकोमोडेशन फैसिलिटी दिया तो भी एग्जाम्प्ट रहता है, पढ़ा हुआ है हमने। देन गिफ्ट के केस में गिफ्ट इन कैश इज फुल्ली टैक्सेबल, गिफ्ट इन काइंड इज एग्जाम्प्ट अप टू ₹5,000 पर एनम। ये भी हम लोग ने देखा, क्योंकि कैश में गिफ्ट को टैक्स करना पड़ेगा, वरना वो तो सैलरी छोड़ के कैश में देना शुरू कर देंगे अमाउंट गिफ्ट बोल के। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है इसमें बहुत डिटेल आपकी बुक में, लेकिन उसका एसेंस तो यही है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है एक्सरसाइज डेट का वो ज़्यादा है, और एक्सरसाइज प्राइस एम्प्लॉय को जो ऑफर किया है वो कम है, तो द डिफरेंस इज द परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। फ्यूचर में अगर आपने आगे भी पढ़ा है कैपिटल गेन चैप्टर में, एम्प्लॉय अगर इसके शेयर को मान लो और महंगे में बेचता है, तो इसके लिए कॉस्ट कितना मानेंगे फ्यूचर के लिए? ये इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल तक तो टैक्स लग चुका है, तो फ्यूचर के लिए उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे फेयर मार्केट वैल्यू और जितने में बेचा वो। और इसमें ये भी पढ़ा है हमने कैपिटल गेन चैप्टर में कि अगर बेचा नहीं लेकिन गिफ्ट में दे दिया तो भी उसको ट्रांसफर मानते हैं, एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑन गिफ्ट डेट को सेल प्राइस मानते हैं। याद है क्या? वो तो हम वैसे कैपिटल गेन वाले पार्ट में रिवाइज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अबाउट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, उसका वैल्यू क्या रहेगा? वैल्यू चार्जेबल फ्रॉम जनरल पब्लिक। एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रेनिंग फॉर ऑफिशियल पर्पसेज एग्जेम्प्ट है, देन टैक्सेबल। स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 10(16) में वैसे ही एग्जेम्प्ट है स्कॉलरशिप। इंस्टीट्यूशन अगर एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड नहीं है तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ओके, एम्प्लॉयर अगर एजुकेशन का खर्चा कहीं डायरेक्टली रीइंबर्स कर रहा है तो, और अगर इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड मैनेज्ड है तो उसमें एक छूट मिलती है, कितनी? 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, ओके। लेकिन किस में से? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन, उसके साथ कंपेयर करते हैं। फीस चार्जेबल बाय अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन माइनस 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड। अब कभी कभी ऐसा माइनस करते हैं 1,000 के ऊपर रहा तो, कभी कभी क्या ट्रीटमेंट करते हैं? 1,000 के ऊपर रहा तो पूरा पोर्शन टैक्सेबल कर देते हैं। जैसे अगर फीस 4,000 है तो वन स्कूल ऑफ थॉट सेज दैट पूरा 4,000 टैक्सेबल रहना चाहिए, एंड एग्जेम्पशन अगर प्रॉपर लेना है तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 3,000 टैक्सेबल रहेगा। तो जो आईसीआई ने एक एमसीक्यू इस पे बनाया था उसमें उन्होंने ये वाला इंटरप्रिटेशन लिया था कि 1,000 के ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल, 1,000 के अंदर है तो पूरा एग्जेम्प्ट, ठीक है। लेकिन दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि 1,000 का ऊपर वाला पोर्शन ही टैक्सेबल। एंड सेम लॉजिक गिफ्ट वाले में भी था, है ना, जिसमें एक सर्कुलर आया है जिसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही, काफी पुराना, जिसमें क्या बोला है? अगेन आई थिंक ईयर 2001 का सर्कुलर है कि अप टू 5,000 एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाला ही पोर्शन टैक्सेबल है। तो वी कैन राइट एन ऑल्टरनेटिव इन द आंसर। तो कभी सजेस्टेड आंसर में अपोजिट रहा तो एटलीस्ट कंसिडर हो जाएगा आपका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रियल लाइफ में क्या करोगे? जो बेनिफिशियल है वो ले लो, बाद में कुछ आया तो देखेंगे फिर, है ना। समझ रहे क्या? देन फिर ये जो स्पेसिफिक वाले परक्विजिट्स थे, ठीक है, एक हॉलीडे होम फैसिलिटी वाला था, वो भी देख लो। हॉलीडे होम वाला अगर एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड नहीं है फैसिलिटी, मतलब कोई दूसरे होटल प्रोवाइडर वगैरह को पेमेंट कर रहा है, तो जितना खर्चा हुआ वो, ये सब में क्या होता है? माइनस अमाउंट रिकवर्ड, गोज विदाउट सेइंग। अगर फैसिलिटी ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो क्या रहता है? यूनिफॉर्मली सबको दिया तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यूनिफॉर्मली सबको नहीं दिया तो मार्केट वैल्यू। ऐसे मैंने आपको समरी बना दिया है। अब इसमें और भी है, अगर आप डिटेल में जाओगे क्या क्या है। और अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए टूरिंग पे गया और वहां रहने की फैसिलिटी दिया है तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। बट इफ द ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज अ वेकेशन then that extended part is a perquisite. If employees family member also accompanies the employees, तो that part is also a perquisite. Employer अगर वो भी खर्चा देने को तैयार है तो
बराबर है कि नहीं? इसमें सिर्फ रहने के खर्चे की बात हो रही है। देन मूवेबल एसेट अगर यूज करने के लिए दिया, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल एग्जाम्प्ट अपनी बात हुई, ऑफिशियल यूज के लिए दिया तो ऑलवेज एग्जाम्प्ट बात हुई। बट और कोई एसेट है जैसे कि इसे बाइक है या तो फिर इवन यहाँ पर कार भी कार के लिए तो अलग ही अपन ने सेपरेट देखना है। बाइक आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, एयर कंडीशनर आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, ऐसे कोई एसेट्स है एम्प्लॉयर ने यूज करने के लिए दिया। ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। आपको कंफ्यूज करने के लिए बुक्स का WDV दिया रहेगा, डिप्रिशिएटेड वैल्यू, उसका कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो क्या करना है, 10% पर एनम फॉर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मंथ्स। 8 महीने के लिए दिया तो इंटू 8/12 कर लेना, साल भर के लिए दिया नॉर्मली वही मान लेते हैं अपन, तो सीधा कॉस्ट का 10% एम्प्लॉय की इनकम मान लेते हैं। कभी कभार क्वेश्चन कैसा आता है कि एक क्वेश्चन में आया था, साल भर एम्प्लॉय ने यूज किया और 31 मार्च को एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर कर दिया, तो उसमें 2 परक्विजिट्स हो जाते हैं, एक यूज का साल भर का 10% के हिसाब से, और उसके बाद ट्रांसफर का, ट्रांसफर एट अ लोअर रेट जो कि अगला है, समझ रहे क्या? और रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर रहा तो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट, बराबर है कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। ये तो बहुत इजी रहता है, उसको जितना एक्चुअल खर्चा लगा। ये दोनों में से एक ही सिनेरियो रहेगा, है ना, ये इसलिए विचएवर इज हायर लोअर नहीं है यहाँ पर, या तो ये या तो ये। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। कभी कभी नंबर ऑफ जो एसेट्स रहते हैं उस पर ध्यान देना। मान लो 2 ACs हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने का ध्यान रखना, नंबर ऑफ मंथ्स देखना। अब इसमें जितने मंथ्स एक्चुअल में एम्प्लॉय ने यूज किया उतने मंथ्स का टैक्स लगेगा, आई मीन चार्जेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर ने अवेलेबल करा दिया था 12 महीने के लिए, लेकिन एम्प्लॉय ने फैसिलिटी यूज किया सिर्फ 6 महीने के लिए, तो 6 महीने का ही टैक्स लगेगा इस केस में। अब मूवेबल एसेट को ट्रांसफर किया तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी ये वाले रेट्स के हिसाब से कंप्लीटेड ईयर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालते हैं, याद है क्या कुछ? और उस पर हम लोग कंपेयर करते हैं कि रिकवरी कितने की किया एम्प्लॉय से, अगर कम की किया तो दैट रिबैलेंस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब ये जो डेप्रिसिएशन है दिस हैज नथिंग टू डू विथ योर चैप्टर 6 में PGBP में जो डेप्रिसिएशन पढ़ते हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या, अकाउंट बुक्स में जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। तीसरी बात, ये डेप्रिसिएशन सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स पे लगाना है। कंप्लीटेड ईयर कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं देखना है। कहाँ से देखना है, डेट ऑफ एक्विजिशन से देखना है। तो जैसे ये 1 जून 2019 को खरीद के 23 सितंबर 2022 को ट्रांसफर किया, तो सिर्फ यहाँ पर हम मानेंगे 3 साल कंप्लीट हुए हैं। जो अकाउंट्स में अपन लोग बिल्कुल डेट टू डेट वाला काम करते हैं, ऐसा नहीं करना है, बराबर है। जो लिखा है वो लॉ है यहाँ पर। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कितने % से कम करना है, 50% WDV। मोटर कार के केस में 20% WDV। इसके अलावा और कोई एसेट्स हैं, फर्नीचर या बाइक या ऐसे कुछ, तो 10% SLM। दिस वन कैलकुलेशन विल बी इजीएस्ट। और फिर जो वैल्यू आ रही है उसको कंपेयर करेंगे विद द वैल्यू रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो साल में समझो 8 महीने यूज करने के लिए जाता है एम्प्लॉय को एसेट, 1 अप्रैल से लेकर से 30 नवंबर, और 30 नवंबर को या 1 दिसंबर को ट्रांसफर किया, तो 8 महीने तो ये वाला वैल्यू लगेगा। और उसके बाद जितने साल कंप्लीट हुए जब से एम्प्लॉयर ने खरीदा था उससे हम WDV निकालेंगे, और फिर जितने में ट्रांसफर किया वो माइनस करके ये वाला भी लगेगा। तो कभी कभार कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में दोनों आ जाते हैं। विल दैट बी क्लियर? देन ये 2 थे। तो ये जो परक्विजिट्स है इसमें से देखिए ये पूरे डिस्कस हो गए, इधर से ये दोनों डिस्कस हो गए। ध्यान में आ रहा है आपको, रिवाइज हो रहा है। अब इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को देता है तो इसमें क्या करते हैं अपन, वी कंपेयर विद दी SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल 2022 अपने केस में। तो इंटरेस्ट एज पर SBI रेट माइनस इंटरेस्ट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। अगर 0 चार्ज किया तो पूरा इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया, अगर कुछ चार्ज किया तो उतना माइनस करके फिर देखो। एंड इसमें भी जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे करते हैं, मंथ टू मंथ बेसिस पे। इसमें क्वेश्चन में कभी कभार क्या रहता है, मंथली रीपेमेंट लिखा रहता है, तो आपको रीपेमेंट के बाद पूरा शेड्यूल बनाना है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है। एग्जाम में कभी भी टाइम का कंट्रोल रखना। कोई क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क के रहेंगे लेकिन वो टाइम बहुत खा लेंगे। 4 मार्क के क्वेश्चन को 15 मिनट देना भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो स्पीड से
अगर आप हर 4 मार्क को 15 मिनट दोगे तो आपका कितना पेपर होगा? 1 घंटे में 16 मार्क, 3 घंटे में कितना पेपर होगा आपका? 48 मार्क्स। सोचो आप। तो इसको आप हर क्वेश्चन के लेवल पे आके चेक करो। अगर क्वेश्चन 4 मार्क का है और लग रहा है कि बहुत बड़ा शेड्यूल वेड्यूल बनेगा तो उसको तब के लिए जगह छोड़ दो, बाद में टाइम बचा तो आके बना लिया, नहीं तो उसके कारण आगे के श्योर वाले मार्क्स नहीं जाना चाहिए। और खासकर जैसे इस बार हुआ था मई के एग्जाम में, कौन सी, मई 23 के एग्जाम में क्या हुआ था, एमसीक्यूज में गलती थी, बहुत ज़्यादा लेंदी एमसीक्यू वाला पेपर था उनका, है ना, केस स्टडी। तो उसमें कई बच्चों का बहुत टाइम चला गया और अल्टीमेटली उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट स्कोर मोर देन 50, सॉरी मैनी स्टूडेंट्स इवन जो पास हुए बोथ ग्रुप उनको 40s में मार्क मिले, 40 to 50 के बीच में, क्योंकि पेपर ही 15-15, 20-20, 25 मार्क का छूटा है लोगों का। मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो ऐसा अगर आपको ध्यान में आता है एग्जाम पेपर हाथ में आने के बाद कि एमसीक्यूज तो बहुत ट्रिकी है, खासकर केस स्टडी वाला, तो उसको बाद में करेंगे, ठीक है। उसके चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केस स्टडी का 12 मार्क का पूछा है, 10 मार्क का पूछा है और उसको आप एकदम 25-30 मिनट दे के बैठ गए। यू डोंट हैव दैट मच टाइम। आपको 1 मार्क के लिए कितना टाइम है? 1.8 मिनट का टाइम है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, उससे थोड़ा कम लगे तो बहुत ही अच्छा। बाकी देयर इज नो रूल या नो फॉर्मूला कि ये पहले करो तो अच्छा, वो बाद में करो तो अच्छा। आपको जो पहले अच्छा लगता है वो पहले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पे लगता है, मंथली रिपेमेंट है तो मंथली क्लोजिंग निकालते, उस पर अपन इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर निकाल के कंपेयर करते इंटरेस्ट एज पर एसबीआई रेट। लेकिन इसके भी 2 एक्सेप्शन है, अगर लोन का अमाउंट इन एग्रीगेट 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, या लोन अगर प्रिस्क्राइब मेडिकल डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए दिया है तो भी इन दैट के सिटीजन ये परक्विजिट पे टैक्स नहीं लगता है। बराबर है क्या? देन इंटरेस्ट फ्री। देन 2 मेजर बचते, अकोमोडेशन फैसिलिटी और मोटर कार फैसिलिटी। ये 2 मेजर है। अकोमोडेशन फैसिलिटी मतलब RFA अपन बोलते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। उस पर कभी कभार फ्री नहीं रहता है, कंसेशन रहता है। तो देखिए इसका पहले वैल्यू कैसे निकालते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड इज टेकन बाय लाइसेंस फी, ये अवेलेबल रहेगा, ओके। पर मंथ रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द फैसिलिटीज यूज्ड बाय द एम्प्लॉय कर देना। और अगर अदर एम्प्लॉय है तो हम लोग क्या देखते हैं, अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो यहाँ सीधा सीधा नहीं है 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट जैसा बाकी मूवेबल एसेट में था। यहाँ क्या है, पॉपुलेशन देखते हैं टाउन की जहाँ अकोमोडेशन फैसिलिटी दिया। नॉर्मली क्वेश्चन में मुंबई दिल्ली बड़ा टाउन रहेगा तो 25 लाख के ऊपर रहेगा, नॉर्मली 15% लग जाएगा। अगर पॉपुलेशन मेंशन्ड है कि कम है किसी टाउन की तो हम लोग 7.5% या 10% अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन लगाएंगे ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या होता है देखते हैं अभी। और अगर रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर है, ऐसा भी रहता है कई बार क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं हम लोग, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, बराबर। और फिर इससे तो हमको मिलता है वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, उसमें ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ फर्नीचर विच इज एज पर दैट फॉर्मूला मूवेबल एसेट को जो यूज के लिए दिया था, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। WTV नहीं लेना ऐसा लिखा है मैंने यहाँ पर। दोनों को ऐड करते हैं, टोटल वैल्यू मिलता है फर्निश्ड अकोमोडेशन का, उसमें से माइनस करते हैं रेंट इफ एनी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो हमको मिल जाता है वैल्यू ऑफ परक्विजिट कंसेशन। अगर ये 0 रहा तो 0 है, फिर ये वाला वैल्यू हो गया। समझे क्या? यहाँ पर सैलरी का मीनिंग नैरो है कि ब्रॉड है? ब्रॉड है। यहाँ बहुत सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स आ जाते हैं, बेसिक डीए इफ नॉट फॉर्मिंग पार्ट नहीं आता है, कमीशन हमेशा आता है, टर्नओवर का है या मंथ है, पर मंथ है, बोनस हमेशा आता है, टैक्सेबल अलाउंसेस आते हैं, परक्विजिट्स नहीं आते हैं, बाकी मॉनिटरी पेमेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस नहीं आते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आते हैं ये वाली सैलरी में, और आरपीएफ में जो 12% के ऊपर वाला नॉर्मली टैक्स सैलरी में इंक्लूडेड है वो भी नहीं आता है इसमें, लेकिन इतने सारे आइटम इंक्लूड हो जाते हैं। सैलरी का मीनिंग यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड है। अब उसमें भी कभी आपको एडवांस सैलरी मिल रही है अगले साल की तो उसको इंक्लूड मत करना, क्योंकि आप जितने पीरियड का अकोमोडेशन ले रहे हो वही पीरियड की प्रोपोर्शनेट सैलरी आपको देखना है ना, रेलेवेंट सैलरी फॉर दैट पीरियड ओनली। एडवांस सैलरी टैक्सेबल जरूर है लेकिन उसके बेसिस पे इस पीरियड का अकोमोडेशन का कैलकुलेशन नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? ऐसा। देन इसके भी हम लोग ने क्वेश्चंस वगैरह किया था क्लास में, है ना, अनसॉल्व भी थे और फिर सॉल्व तो है।
सॉल्व क्वेश्चंस पूरे पलटा पाए क्या आप लोग बुक के एक बार के? गुड। लीव ट्रेवल कंसेशन। अब नहीं रुक जाओ, पहले अपन लोग कौन सा कर लेते हैं, मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी, इसमें भी होली ऑफिशियल यूज कोई परक्विजिट नहीं होता है, होली पर्सनल यूज एक्चुअल एक्सपेंसेस ऐड करते जाओ। एक्चुअल एक्सपेंसेस, कार अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है तो 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट और रेंट पेड एज द केस में भी। एक्सपेंडिचर, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर वो भी दिया है, तो सैलरी भी दिया है ड्राइवर की तो वो भी बराबर है, डिपेंडिंग ऑन द केस, एम्प्लॉयर ने जितना दिया है उतना। लेकिन मेनली पूछते कौन सा है, ये वाला, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल। उसमें क्या करते हैं, कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। बिग कार है कि स्मॉल कार है देखते हैं। बिग कार 1.6 लीटर से ज़्यादा की उसकी इंजन की कैपेसिटी है या 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा की, तो उस केस में क्या रेट है, ये डीम टू बी इनकम है, एम्प्लॉय की इनकम इतना ऐड कर लेते पर मंथ, कितना 2400 रुपीज़। स्मॉल कार है तो 1800, ड्राइवर भी प्रोवाइड किया तो उसका एडिशनल 900 पर मंथ। ये याद रखने वाली चीज़ है। अगर एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड किया है सिर्फ, लेकिन खर्चा नहीं प्रोवाइड किया है, तो 2400 की जगह ये हो जाता है 900 और 1800 की जगह हो जाता है 600। सिर्फ कार का प्रोपोर्शन आता है, पर्सनल वाला प्रोपोर्शन। पर्सनल वाला प्रोपोर्शन परक्विजिट होता है ना, ऑफिशियल वाला प्रोपोर्शन परक्विजिट नहीं होता है, क्योंकि ये बोथ पार्टली ऑफिशियल प्लस पार्टली पर्सनल है। समझ रहे हैं क्या आप? फिर यस, ड्राइवर भी प्रोवाइड किया तो। और अगर कार एम्प्लॉय की है, एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर कर रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयर ने किया इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी माइनस जितना प्रोपोर्शन अपन ऑफिशियल मान रहे हैं। कितना ऑफिशियल मानते, इतना ऑफिशियल मानते हैं केस में, इतना अमाउंट अपन माइनस करते, इसलिए मैंने लिखा है ए माइनस बी, टोटल अमाउंट माइनस ये 2400 प्लस 900 या तो फिर 1800 प्लस 900। अगेन एग्जाम के दिन सुबह सुबह पढ़ के जाने वाला आइटम है, क्योंकि ये आंकड़े हैं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जो है सो है। जीएसटी में भी ऐसे थ्रेशोल्ड्स है, एग्जाम्पशन के ऐसे बहुत जगह है, पूरे टैक्स में भरे हुए फिगर्स, तो आपको वो ध्यान रखना है, एग्जाम के दिन पढ़ना है। यस, अब हम लोग बात करते हैं एलटीसी की। एलटीसी एग्जेम्प्ट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल टू एनी प्लेस इन इंडिया। अगर एम्प्लॉय अपने खुद का ट्रैवल या फैमिली मेंबर के ट्रैवल के लिए एम्प्लॉयर से खर्चा लेता है, एम्प्लॉयर अगर प्रोवाइड करता है, कौन कौन जा सकता है साथ में, स्पाउस या चिल्ड्रेन, बच्चे दो ही अच्छे, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इफ दे आर डिपेंडेंट, तो वो फैमिली में इंक्लूड हो जाते हैं। दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स, है ना, 2 बार मिल जाता है। फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास फेयर, रेलवे में फर्स्ट क्लास एसी फेयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट क्लास डिलक्स फेयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो रेलवे का इक्विवेलेंट फेयर, ठीक है, जहां ट्रैवल कर रहा है तो। ट्विन वाला, यस, इसमें अगर पहले ट्विन्स हो गए फिर थर्ड चाइल्ड हुआ तो फिर थर्ड चाइल्ड के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन पहले सिंगल चाइल्ड हुआ फिर ट्विन्स हो गए तो फिर तीनों चाइल्ड के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिलेगा। आईसीआई ने 2-3 बार क्वेश्चन इस पे पूछा है, उसी पे पूछा है, ट्विन्स वाले पार्ट पे। और जो हस्बैंड एंड वाइफ है, एम्प्लॉई एंड उसके स्पाउस, उनके रिस्पेक्ट में तो पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वेदर और नॉट दे आर डिपेंडेंट। बराबर है कि नहीं? अब ऐसी सिमिलर डेफिनेशन मेडिकल फैसिलिटीज में भी है फैमिली की। मेडिकल एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ट्रीटमेंट और फैमिली मेंबर्स ट्रीटमेंट। स्पाउस एंड चिल्ड्रन आते हैं, वहाँ मैक्सिमम 2 नहीं लिखा है, और पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर इफ डिपेंडेंट कवर्ड है। मेडिकल फैसिलिटीज आर एग्जेम्प्ट, उसका भी एक एक्रोनिम हम लोग ने बनाया था उस समय, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, IKG-C, आखिरी में कोविड का ऐड हुआ था, लेटेस्ट अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 22 का। इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, मेडिकल इंश्योरेंस, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने दिया तो वो टैक्सेबल है, मेडिकल इंश्योरेंस दिया तो एग्जेम्प्ट है। कमिश्नर या चीफ कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल, ओके, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड एंड मैनेज्ड हॉस्पिटल, या ट्रीटमेंट अब्रॉड वेयर अमाउंट इज अप टू द अमाउंट विच इज अप्रूव बाय RBI, ठीक है, ट्रीटमेंट एंड स्टे का खर्चा और ट्रैवल का खर्चा भी अलाउड रहेगा, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया तो एग्जेम्प्ट मिलेगा। 1+1 2 का, अगर एम्प्लॉय की GTI 2 लाख रुपीस के अंदर है तो, जो कि बहुत रेयर केसेस में रहेगा,
अब 2 लाख रुपीज़ तो नॉर्मली रहेगी ना अगर वो रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे हैं तो ये नॉर्मली फिर नहीं मिलेगा, लेकिन आरबीआई ने जितने एक्सटेंट तक बोला है ये बाकी दोनों खर्चे मिल जाएंगे। कोविड-19 से रिलेटेड एक्सपेंसेस, इसका स्पेसिफिकली आपको वहाँ पर दिया हुआ भी है, मतलब एक्सप्लेनेशन वर्डेड फॉर्म में, तो मे बी अमेंडमेंट है तो उस पर पूछ सकते हैं। अमेंडमेंट नोट्स आपको मैंने अलग से भी भेजा है, तो उसको भी आप दोबारा पढ़ लेना, भले बुक में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। उससे क्या होगा, जो उस पर पूछने के चांसेस बहुत रहते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा, कुछ नुकसान तो कुछ भी नहीं है। वही फॉर्मेट में रखा है मैंने चीज़ें, बस फिर अमेंडमेंट निकाल करके उसमें दिया है आपको अलग से, बराबर है। दिस वॉज ऑल अबाउट परक्विजिट्स, देयर वैल्यूएशन, एग्जाम्ड परक्विजिट्स एंड ऑल। फिर सैलरी हेड में हमको 3 डिडक्शंस मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी के बाद में 50,000, ग्रॉस सैलरी से कम है तो उस पर लिमिट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण लॉस नहीं हो सकता है। देन प्रोफेशनल टैक्स इफ पेड बाय द एम्प्लॉयर, पहले एम्प्लॉयर ने पे किया एम्प्लॉय का टैक्स तो पहले ऐड होता है, बाद में उसका डिडक्शन मिलता है, बराबर है। लेकिन एम्प्लॉई ने पे किया है, एम्प्लॉयर ने पे नहीं किया, तो सिर्फ उसको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है ग्रॉस सैलरी के बाद, क्योंकि है ये किसकी ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉई की ऑब्लिगेशन है, बराबर है। और एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले तो सबके लिए ऐड होता है इनकम में, और बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लीस्ट ऑफ द 3 के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो जाता है। अमाउंट रिसीव 50% पर एनम और 20% ऑफ बेसिक, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो उतना टेंशन नहीं लेना है ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का एज सच, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का और वो भी सिर्फ 5,000 रुपये का है। समझ में आ रहा है, ये कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, अपने को ध्यान रखना है। अगर कोई बड़े क्वेश्चन में सैलरी इनकम कंप्यूटेड लिखा हुआ है या इनकम फ्रॉम सैलरीज लिखा है तो मान सकते हैं कि कंप्यूटेड है, मतलब 50,000 का डिडक्शन ले लिया है। लेकिन अगर सैलरी रिसीव्ड या बेसिक सैलरी ऐसा लिखा है या पर मंथ सैलरी दी है तो फिर उसको कैलकुलेट करके आखिरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी का इनकम लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो मान लेना कंप्यूटेड है, लेकिन अगर लिखा है रेंट रिसीव्ड 30,000 पर मंथ तो फिर उसमें मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। और अगर कंप्यूटेड वर्ड लिखा ही है फिर तो टेंशन ही नहीं है, समझ रहे कि नहीं। कंप्यूटेड वर्ड लिखा है मतलब डिडक्शन ले चुके हैं, लेकिन कंप्यूटेड वर्ड मिसिंग है तो वर्डिंग्स पे ध्यान दो। इनकम फ्रॉम सैलरीज लिखा है तो ये मान लेंगे कि कंप्यूटेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है तो मान लेंगे कि कंप्यूटेड है। लेकिन अगर बेसिक सैलरी लिखा है, सैलरी रिसीव लिखा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, या रेंट रिसीव लिखा है तो कंप्यूटेड नहीं है, मतलब वो एकदम पहले का ग्रॉस अमाउंट दिया है, उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है, दोनों हेड्स का जो है। यहां तक समझा। अब हम लोगों ने और क्या देखा था, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देखे थे बहुत सारे, ढेर सारे। कहाँ गए रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुइटी 3 मेन थे, 2 छोटे थे। ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली फुल्ली एग्जेम्प्ट, ऑब्वियसली इट शुड बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, है ना। अदर एम्प्लॉयज को मिली who is covered by payment of gratuity act, तो exemption is least of A amount received, B 20 lakh, C ये फॉर्मूला था, याद है क्या कुछ, 15/26 into last drawn salary into number of years और part thereof in excess of 6 month। 20 years and 8 month था तो अपन उसको मानते थे 21 years, है ना। यहाँ पर 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी, जहाँ बेसिक और डी हमेशा लेना है यहाँ पे। बट अगर नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, पहले 2 आइटम तो सेम थे, ये एग्जेम्पशन का फॉर्मूला था लीस्ट ऑफ द 3। 15/26 की जगह क्या आ गया 1/2, लास्ट ड्रॉन सैलरी की जगह क्या आ गया एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स एंड नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। तो अगर ये 20 ईयर्स एंड 8 मंथ रहा तो क्या मानेंगे, सिर्फ 20 ईयर्स, वी विल इग्नोर द फ्रैक्शन, बराबर। यहाँ सैलरी का वही डेफिनेशन है जो HRA के कैलकुलेशन में देखे थे, बेसिक प्लस DA इफ फॉर्मिंग पार्ट। ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पहले से अग्रीड रहता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और कमीशन इफ पेड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ध्यान में आ रहा है क्या। ग्रेचुइटी 20 लाख का नॉर्मली इसमें एक लिमिट है, जो धीरे धीरे अगर आप मल्टीपल टाइम ऑलरेडी एग्जाम्पशन ले चुके तो ये लिमिट धीरे धीरे कम हो जाता है फिर जितना एग्जाम्पशन लिए। देन हमने और कौन सा देखा था, लीव इनकैशमेंट सेक्शन 10(10)AA। ड्यूरिंग द सर्विस अगर मिलता है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। रिटायरमेंट के वक्त मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट,
बाकी एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्ट अप टू द लीस्ट ऑफ 4 आइटम, ए अमाउंट रिसीव, बी 3 लाख, जो कि बढ़ के अगले साल 25 लाख होने वाला है। अमेंडमेंट आया इस पे, आपके लिए नहीं है इतना बड़ा चेंज। मतलब वो बोले बेकार है, बोले उनको अपना लॉ अच्छा नहीं लगा, उसको कितना कर देंगे सीधा 25 लाख। सोचो। सी लीव बैलेंस कन्वर्टेड इनटू रुपीस, मतलब कि लीव्स अवेलेबल माइनस टेकन करते हैं, उसे लीव बैलेंस निकालते हैं। अवेलेबल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू लीव्स अवेलेबल पर ईयर, याद है क्या ऐसा कुछ? बट दिस अवेलेबल पर ईयर कैन बी मैक्सिमम ओनली 30, याद है क्या? उसमें से माइनस करते कितनी लीव्स ले लिया है, तो बचता क्या है? लीव बैलेंस। लीव बैलेंस जो रहता है वो डेज में रहता है, उसको हम लोग रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास मंथली सैलरी है तो हम लोग क्या करते हैं? डेज से मंथ्स निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय मंथली सैलरी। याद आ रहा है क्या? अगर से 90 डेज बचा है लीव बैलेंस, तो मतलब 3 मंथ, एक महीने की सैलरी 20,000 है एवरेज में, तो 3 महीने की 60,000 ऐसा। और लास्ट फॉर्मूला क्या है इसमें? लास्ट आइटम क्या है? 10 टाइम्स द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। 10 टाइम्स द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ध्यान में आ रहा है क्या? तो बेसिक प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ, ऐसा हम लोग देखते हैं। अब इसमें एवरेज सैलरी, ये वाला भी जो सैलरी कन्वर्जन है ये एवरेज सैलरी पे करना है। पिछले 10 महीने की सैलरी में कभी चेंज भी हो सकता है, तो अपने को चेंज को ध्यान रखना है। कितने महीने के लिए कितनी सैलरी थी, उसके बाद कितने महीने के लिए कितनी सैलरी है। वी हैव डन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट एज वेल। देन इसके अलावा फिर एक हमने कौन सा पढ़ा था? पेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनकम्यूटेड पेंशन है, मतलब अगर रेगुलर पेमेंट है मंथली बेसिस पे जो मिलता है, इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, रिटायरमेंट के बाद मिलता है। और जो एन्युटी के नाम से रिटायरमेंट के भी पहले जॉब के दौरान मिलता है, वो तो भाई फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। बट कम्यूटेड पेंशन जो रहता है उसमें क्या रहता है? लम सम पेमेंट। कम्यूटेड पेंशन मतलब आप रेगुलर मंथली पेमेंट्स को कन्वर्ट करवा रहे हो किसमें? लमसम में, एक साथ आप पैसा ले रहे हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्ट। बाकी एम्प्लॉयज के लिए क्या करते बेटा? अपन एग्जाम्पल पूछता, उसे समझ आ जाएगा। मान लो आपको लिखा हुआ है कि पेंशन मिला ₹6 लाख एंड आफ्टर 30% कम्यूटेशन, ओके, 6 लाख आफ्टर 30% कम्यूटेशन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? चेक करना है कि फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन कितना था। कैसे करोगे? 6 लाख डिवाइड बाय 30%, कितना आ गया? 20 लाख आ गया। फुल वैल्यू 20 लाख से। अब हम क्या देखते हैं कि उसको ग्रेच्युटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मिल रही है तो 20 लाख का 1/3 पोर्शन तक के एग्जेम्प्ट रहता था। ग्रेच्युटी अगर मिल रही है तो 20 लाख का 1/3 तो ज्यादा होता है 6 लाख से, मतलब पूरा एग्जेम्प्ट है। समझ रहे क्या? अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 20 लाख का 1/2 तक एग्जेम्प्ट रहता था, मतलब 10 लाख तक के। तो ये केस में तो पूरा एग्जेम्प्ट है, क्योंकि उससे सिर्फ 30% कम्यूट करवाया। अब मान लो मैं डेटा को चेंज करता हूं, मान लो उसने 12 लाख कम्यूट करवाया एट 60% रेट, 12 लाख, तो उसका फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन क्या हो गया? 12 लाख डिवाइड बाय 60%, कितना हो गया? अगेन 20 लाख। अब देखेंगे हम ग्रेच्युटी मिल रही कि नहीं मिल रही। मिल रही है तो 20 लाख का 1/3 तक के एग्जेम्प्ट रहेगा, जो कि कितना होता है? 666, 667, है ना। उसके ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा। समझ रहे क्या? और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। 20 लाख इंटू 1/2 कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख तक एग्जेम्प्ट, ऊपर का 2 लाख टैक्सेबल। तो आपको एग्जाम में डेटा ऐसा ही दिया रहेगा कि कितने परसेंटेज कम्यूट करा के कितना मिला। और ध्यान रखना, अगर मान लो पहले पेंशन 10,000 पर मंथ मिल रहा था और बाद में उसने 60% कम्यूट करवा लिया, मतलब 40% अभी भी कम्यूट नहीं कराया, तो आगे आपको अगर कुछ मंथ्स बचे डेट ऑफ कम्यूटेशन के बाद, तो उसमें अभी भी 4,000 पर मंथ तो मिलते रहेगा ना। सपोज 1 जनवरी को कम्यूट करवाया 60%, 1 जनवरी के बाद मार्च तक के 4,000 तो मिलते रहेगा ना, जो अनकम्यूटेड वाला पोर्शन है। समझ रहे हो क्या? तो वो तो टैक्सेबल रहेगा। और जो कम्यूट करवाया उसमें फुल वैल्यू का 1/3 या 1/2 के हिसाब से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये हम लोगों ने देखा है। फिर कौन सा आइटम था? रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, अमाउंट रिसीव्ड और ₹5 लाख
और दिस फॉर्मूला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये आप सिर्फ ऐसा रिवाइज करके चले जाना। इसके हम लोग ने एक आधा क्वेश्चन शायद बुक में इसका सॉल्व आपको दिया हुआ है। 15/26 इंटू लास्ट 3 months ऑफ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सैलरी यहाँ पर ज़्यादा ब्रॉड है, रिट्रेंचमेंट। और फिर एक कौन सा था, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख और 3 times इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। जहाँ नॉर्मली 15/26 से 1/2 होता था, वहाँ कितना आ गया 3। एंड लास्ट ऑन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। यहाँ सैलरी का मीनिंग सेम है, जो कि HRA में था, देन ग्रेचुइटी में था, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट वाले केस में, एंड सो सेम मीनिंग। समझ रहे क्या? अब सैलरी चैप्टर में और एक चीज का डिस्कशन था, कौन सा, प्रोविडेंट फंड्स और उसकी टैक्सेबिलिटी, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, टेंशन होता रहता है। क्या है, अपन लोग ने उसका एक सिंपल सा चार्ट बनाया था, सिंपल सा तो नहीं था लेकिन ऐसा एक चार्ट बनाया था अपन ने कि देखिए क्या होता है। नॉर्मली आप, क्योंकि आपने आगे के भी चैप्टर्स पढ़ा है तो पूरा ही बता देता हूँ। नॉर्मली आप अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ में या अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड में या इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो इतने में, तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाता है आपके कंट्रीब्यूशन का। किसका नहीं मिलता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का नहीं मिलता है। एनपीएस का भी मिलता है लेकिन 80CCD 1 में मिलता है। और अगर उसकी लिमिट खत्म हो गई तो एक्स्ट्रा 50,000 तक 80CCD 1B में मिलता है। याद है क्या, 80C और CCD 1 पे कंबाइंड लिमिट लगती है 1,50,000, बराबर है। और अगर इसमें आपका डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो गया तो आप एक्स्ट्रा 50,000 इधर ले सकते हो 80CCD 1B के अंदर में अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन का, बराबर, वेदर यू आर एन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये तो हो गया आपके डिडक्शन की बात। ये डिडक्शन किधर मिलता है, आफ्टर GTI मिलता है, या तो ये तो पता है आपको। अब इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर पीपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आपके, क्योंकि वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, वो उसमें एम्प्लॉयर का लेना देना है। लेकिन बाकी SPF में या कहाँ पर, चलो SPF में कंट्रीब्यूट किया तो उस समय उस पर टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। RPF में किया तो 12% के अंदर किया है, सैलरी के 12% के अंदर, जहाँ सैलरी का मीनिंग वही है, बेसिक प्लस DA इफ प्लस कमीशन इफ। तो क्या बोल रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज नॉट टैक्सेबल, इनकम नहीं मानते। 12% के ऊपर कर दिया, देखिए कभी कभार क्या रहता है, आपको लिखा रहता है एम्प्लॉयर ने 20% कंट्रीब्यूट किया, बट 20% बेसिक का रहता है, ऐसा लिखा रहता है। और लेकिन आपको 12% किसका चेक करना है, बेसिक प्लस DA इफ प्लस कमीशन इफ का चेक करना है। तो फर्क हो जाता है ना, डायरेक्टली 8% मत निकाल लेना, 12 - 20, 20 - 12, क्या करना पड़ेगा, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड जो है अलग से वैल्यू निकाल लो, एब्सोल्यूट वैल्यू, और 12% बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन का निकाल लो, बराबर। फिर उसमें से क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं हम लोग, 7.5, अच्छा ये एक हो गया। और उसके अलावा ये 3 आइटम का मिला के अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर किया तो वो एक अलग से परक्विजिट में इंक्लूड हो गई है वैल्यू, वो भी टैक्सेबल रहता है। फर्दर इस पे जो इनकम कमाया, इंटरेस्ट वगैरह, वो भी टैक्सेबल है, ये भी हमको पता है, उसका कैलकुलेशन करने का कॉम्प्लिकेटेड तरीका दिया है ना। फिर RPF में इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है वो क्या होता है, बेटा मैं YouTube पे डाल दूंगा, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी कितना ही खराब फोटो आएगा। इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है कितना होता है, या मेरे टेलीग्राम चैनल में पूरे अवेलेबल है स्लाइड्स। 9.5% पर एनम के ऊपर अगर रहता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड तो क्या होगा, तो इन दैट केस इट विल बी, ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल, वहां तक की जितना इंटरेस्ट है दैट विल बी एग्जेम्प्ट, बराबर। और फिर इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन आ चुका है, ये वाले पोर्शन पे जो इंटरेस्ट आया दैट विल बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट 7.5 लाख के ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे। या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख के ऊपर हो चुका है एक साल में, उस पे भी जो इंटरेस्ट आया दैट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल, मतलब सेपरेटली। या 2.5 लाख कब देखते हैं, जब एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सिर्फ एम्प्लॉय करता है तो 5 लाख देखते हैं, 5 लाख के ऊपर एम्प्लॉय ने डाला एक साल में, मतलब दे आर डिस्करेजिंग हैवी इन्वेस्टमेंट्स, एक लिमिट तक ठीक है बोल रहे हैं। तो इसमें लिमिट है 12%, 9.5%, और फिर कंट्रीब्यूशन में भी लिमिट है, उसके ऊपर डाल दिया तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज टैक्सेबल। देन जब नॉर्मली आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11), बट
अगर आरपीएफ से पैसा विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12) सब्जेक्ट टू मिनिमम 5 years ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, या तो टर्मिनेट हो भी रही है तो फॉर रीजंस बियॉन्ड इस कंट्रोल 5 साल के अंदर, और ये 5 years के कंटिन्यूस में हम लोग ट्रांसफर हुआ तो उसको भी काउंट करते हैं, मतलब एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर में ट्रांसफर हुआ तो चलता है, 2 साल एक क्या 4 साल दूसरे क्या, टोटल 6 है, चलता है, समझ रहे क्या। तो इसके बाद निकाला तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसके पहले निकाला तो टैक्सेबल होता है, और उस पर टीडीएस भी कटता है, जो सेक्शन 192A में टीडीएस अपन पढ़ते हैं। टीडीएस का मुझे नहीं पता आप लोग ने कितने अच्छे से अभी तक पढ़ा है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट है वो, है ना। एंड टीडीएस के नाम से वैसे ही आप लोग हमेशा हंसते थे, अभी भी हंस रहे हो, तो ऐसा मत करो, थोड़ा सा जो चार्ट बना है कम से कम, और जो लेटेस्ट वाले सेक्शन से उतना अच्छे से कर लो, और टीसीएस और थोड़ी सी थियोरी तो ये ऐसा है। तो मेन आरपीएफ पे पूछते हैं, मेनली जो आपको पूछते हैं। फिर पीपीएफ का तो खास टेंशन है नहीं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड वगैरह उस समय टैक्स नहीं लगता है उस पर। देन सुपर एन्यूएशन फंड में भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, जो 7.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने और उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल होता है सिर्फ, और बाद में अगर रिटायरमेंट या डेथ पे पैसा मिला वो एग्जेम्प्ट रहेगा, और लेकिन पेंशन के रूप में पैसा मिलता है या फंड से तो वो टैक्सेबल रहेगा। एनपीएस के केस में ये तो अलग भारी आइटम है, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर ने जो डाला पहले वो पूरा अमाउंट पहले तो सैलरी इनकम में ऐड हो जाता है, फुल अमाउंट प्लस सैलरी, मतलब पहले तो ये अमाउंट सैलरी में इंक्लूड हो जाता है। फिर 80CCD2 में अप टू 10% ऑफ सैलरी डिडक्शन मिल जाता है। यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक प्लस DAF, यहाँ सैलरी का मीनिंग है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और 7.5 लाख वाला तो इधर भी है, तीनों का कंबाइंड ही देखते हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आपने देखा है एनपीएस में डिडक्टिबल, ओके, अप टू 80CCD1 लिमिट, और अगर उसमें कंप्लीट नहीं हो पाए तो 80CCD1B में 50,000। बट 80CCD1 के अंदर में भी एक लिमिट है, ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे कितनी लिमिट है, 10% ऑफ सैलरी नॉर्मली, और 14% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देन इंटरेस्ट ऑन, ये भी इसके जो इंटरेस्ट है ये भी टैक्सेबल रहेगा। विड्रॉ करते तो पार्शियली एग्जेम्प्ट होता है, अभी हमने पढ़ा था एग्जेम्पशन वाले इसमें क्या 60% है ना, और ये वाले केस में 25% ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। पेंशन के रूप में मिल रहा है रेगुलर तो वो टैक्सेबल रहता है, लेकिन डेथ के केस में पूरा पैसा मिल रहा है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। ऐसा है एनपीएस का ट्रीटमेंट। अब इसमें हम लोग और बहुत सारी बातें किए थे। अगर क्या होता है, अगर मान लो ये वाला एक हमने देखा था, 7.5 लाख के ऊपर अगर कंट्रीब्यूट किया तो ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है, जैसे 8 लाख कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, तो ऊपर का जो 50,000 है वो टैक्सेबल रहता है, और उस पर जो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट आता है, इनकम आती है, वो भी टैक्सेबल रहती है। तो उसके लिए अपने को एवरेज ऑफ फंड बैलेंस निकालना पड़ता है, ये जैसे हमने निकाला था, और फिर इंटरेस्ट इनकम अक्रूड अपॉन एवरेज ऑफ फंड बैलेंस निकालते हैं, तो रेट मिलता है, वो रेट को इस अमाउंट पे लगाते हैं आधे साल के लिए। तो ये अब ये अगर आपको बहुत क्लियर है, पहले से समझा हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाओ, वरना अब एग्जाम बहुत नजदीक है, यू कैन एज वेल स्किप इट, एक रिस्क ले सकते हो क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में। फिर इस साल का जो है 50+2 ये तो टैक्सेबल हो गया, अगले साल के लिए ये क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग में इंक्लूड हो जाएगा, और अगले साल में क्या होगा, इस पे साल भर का और इंटरेस्ट अर्न करोगे, फिर अगले साल के एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे भी इंटरेस्ट अर्न करोगे, तो वो दोनों आइटम इंक्लूड हो जाता है, तो ये दोनों आइटम अगले साल का परक्विजिट हो जाता है। तो ये है कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कोई दो राय नहीं है। देन ये भी एक आपको बताया, अगर इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर जो इंटरेस्ट है दैट विल बी टैक्सेबल एक्सेस वाले पोर्शन पे, या अगर 5 लाख से ज्यादा है, एम्प्लॉयर यदि कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो 5 लाख तक चलता है, एम्प्लॉयर यदि कंट्रीब्यूट करता है तो 2.5 लाख तक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर एनम होना चाहिए। तो ये भी एक नया आइटम ये इसमें इंक्लूड हुआ था आपके सिलेबस में। इतनी चीजें हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ आरपीएफ। फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आता है, ट्रांसफर आता है, तो फिर अगेन 12% या 9.5% की लिमिट से ज्यादा अगर अमाउंट ऑलरेडी आ चुका है तो दैट विल बिकम टैक्सेबल आते वक्त, बाद में विड्रॉल के वक्त 5 साल के बाद निकाला तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो इतनी चीजें हम लोग ने देखा है। एंड देन लास्टली एक हमने कॉन्सेप्ट देखा था, कौन सा, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सैलरी में। रिलीफ में क्या देखा था अपन ने कि अगर कोई पुराने ईयर की सैलरी अभी आपके हाथ में टैक्सेबल हो रही है, उस कारण से इस साल आपका इंक्रीमेंटल टैक्स ज्यादा हो रहा है, तो क्या होता है,
तो इन दैट केस क्या होता है, पहले जितना इंक्रीमेंटल आता है तो आपको डिफरेंस का रिलीफ मिल जाता है ना, इस साल का इंक्रीमेंटल टैक्स माइनस उस साल का इंक्रीमेंटल टैक्स, जिस साल का वो था, तो आपको उस साल का स्लैब दिया रहेगा, तो अब एग्जाम में आएगा क्या चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको पता रहना चाहिए। तो है चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हमने एकदम फास्ट किया तो भी हमको ऑलमोस्ट 1 आवर इसमें लग गया। तो अगेन अभी अपन लोग ब्रेक लेते हैं 7:55 एग्जैक्ट 8 o'clock वी विल रिज्यूम विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।